प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत जो कंटिन्यू क्लास चल रही थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपने पिछले वीडियो में विद्यार्थियों दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, ये कि इनको हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं, इन सभी बातों पे आपने चर्चा कर ली थी, अध्ययन कर लिया था। और साथ ही साथ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के कुछ सवाल भी देख लिए थे। आई बटन पर लिंक है उस वीडियो का, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की वज्र गुणन विधि। विद्यार्थियों, ये विधि बहुत ही अच्छी है और यहाँ से प्रश्न जरूर बना करते हैं परीक्षा में, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलते हैं आज की कक्षा में। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं समीकरण युग्म दिया है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो आइए जाने लेते हैं कि कैसे हल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे जो समीकरण युग्म दिया है ये पूरा लिख दीजिए। समीकरण युग्म 8x + 5y = 3 और 3x + 2y = 4 की तुलना a1x + b1y = c1 और फिर a2x + b2y = c2 से करने पर ध्यान रखिए कि इसी रूप में आपको लिखना है, क्योंकि जब आप इसी प्रकार से इसी ढंग से लिखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी जाएगी और सवाल भी स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो अब देखें तुलना कैसे करते हैं। तो इस समीकरण को इससे मिलाना है और ये वाले समीकरण को इससे मिलाना है ना, तुलना करना है। और अपन देखेंगे कि क्या आ जाएगा। यहाँ पर a1 बराबर देखें, a1 कहाँ पहले समीकरण में यहाँ पर है, तो पहला समीकरण आपका ये कौन सा है, ये, तो इससे मिलाइए। तो a1 बराबर 8, a1 बराबर हो गया 8, ठीक है ना। फिर b1 बराबर, ठीक है ना, b1 बराबर ये तो y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना 5, तो b1 बराबर हो गया 5, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा चिन्ह सहित लिखिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हमको कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी संख्या धनात्मक मानी जाती है यदि कोई चिन्ह न लगा हो। लेकिन अगर यहाँ पर ऋण लगा हो तो यहाँ पर, है ना, तो कितना होता, by बराबर -5 होता वैसी स्थिति में, है ना। तो तुलना करते बनना चाहिए विद्यार्थियों। अब देखते हैं बराबर किस पर क्या लिखा हुआ, अचर पद c1, तो c1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, अल्पविराम लगा करके लिख दीजिए c1 बराबर 9। ये पहले समीकरण की तुलना होगी। अब इसकी इससे करें तो a2 बराबर देखते हैं, तो a2 बराबर कितना हो गया 3, है ना, अल्पविराम लगा दीजिए। फिर b2 बराबर, ये b2 बराबर यानी ये वाले दूसरे समीकरण y का गुणांक, तो ये कितना हो जाएगा b2 बराबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद c2 बराबर देखें, c2 बराबर कितना है, ये बराबर किस पर यानी अचर पद क्या हुआ यहाँ पर 4, तो ये आपने निकाल लिए गुणांकों के मान। अब क्या करें, इनका अनुपात ज्ञात करें, तभी तो पता कर पाएंगे ना कि कौन सी स्थिति लगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अतः ये निकालने यहाँ पर, अतः a1 बटे a2 कितना हुआ, a1 बटे a2, a1 का मान कितना हुआ 8, ठीक है ना। फिर बटे ये लगा दिए वाला बटे, फिर a2 का मान कितना हो गया 3, तो a1 बटे a2 का मान आया 8 बटे 3। चूंकि ये आप कटेगा नहीं तो ये इतना ही होगा, है ना, कट जाता तो काट के भी देख लेते। अब यहाँ पर अल्पविराम लगा करके इस टाइप से, अब यहाँ पर देखें b1 b2 का मान निकालें, b1 बटे b2, ये तो b1 का मान कितना है 5 बटे, b1 का मान कितना है 5, ये वाला बटे ये लगाए, b2 का मान कितना हुआ 2, तो b1 बटे b2 का मान आया। अब पहले इतना ही देख लें कि ये दोनों क्या बराबर हैं। अगर ये बराबर होते तब हम c1 और c2 की भी बात करते कि उनका अनुपात कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 8 बटे 3 5 बटे 2 के बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। तो कौन सी स्थिति आ गई, हाँ सही समझा आपने, पहली स्थिति। तो पहली स्थिति यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होता है तो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन को इसमें लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ने नोट कर दिया कि चूंकि 8 बटे 3 मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 बटे 2
दोनों बराबर नहीं है मतलब ये, तो इसलिए A1 और A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू। तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो विद्यार्थी ऐसी स्थिति में क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं जान गए ना आप, कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं आपस में, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए पहला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक दे दी गई है आई बटन पर। तो विद्यार्थियों अब चूंकि इसका अद्वितीय हल है तो अपन को ज्ञात भी तो करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि कैसे ज्ञात करें, और अगर माना कि यहाँ पर अद्वितीय हल न निकलता, क्या होता, अनेक हल होते या कि कोई हल नहीं होता, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसका हल ज्ञात नहीं कर पाते, है ना। तो इतना आपको पहले हर सवाल में इतना टेस्ट तो लगाना ही होगा। तो अब अद्वितीय हल है तो देखें उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के और भी सवाल करने होंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आपने अभी तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाल लिए थे, है ना। वहीं से अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि आप बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल जमा करके A1 के नीचे E2 समझ लो, और इनके मान बिल्कुल देखिए, आप लिखने का तरीका बिल्कुल अंक के नीचे अंक आ रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से लिखिएगा। ऐसे लिखने में आपको एक फायदा होने वाला है, देखिएगा क्या। तो विद्यार्थी होता क्या है, इसके आगे जब सवाल को हल किया जाता है तो इसके बाद आपको एक सूत्र लगाना पड़ता है, और वो सूत्र को याद करना पड़ता है, और याद करने में क्या होता, कहीं चूक हो गई तो सूत्र गलत लिख गया, तो जब सूत्र गलत लिख गया तो मान गलत लिखेंगे तो उत्तर भी गलत आएगा, है ना। तो सवाल भी आपका सही नहीं हल हो पाएगा। हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिसमें आपको सूत्र भी नहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ये विधि बहुत आसान लगेगी। तो आइए जाने लेते हैं कि ये विधि कैसी है जिसमें आपको सूत्र भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप गिनती यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर ये देखें, इसको यहाँ से शुरू करना, लेकिन ध्यान रखिएगा B1 से। यहाँ पर आपने लिख दिया 1 और इसको गोला लगा दिए, यानी पहला नंबर इसका आएगा। B1 से शुरू करेंगे तो B1 के बाद दूसरा नंबर इसका आएगा, ये लिख दिए 2 नंबर, फिर इसका नंबर आएगा तीसरा, फिर क्योंकि आगे चलते जाएंगे ना, B के बाद C के बाद A, इस टाइप से, है ना। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पे अपन ने इसको लिख दिया। अब चूंकि अपन को 4 अंक तक लिखना है, 4 नंबर तक डालना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा डाल दिए। तो अब कंटिन्यू क्या शुरू होगा, 4, तो 4 नंबर भी यही कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको समझ लीजिए एक बार, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती अपन ने लिख ली। इसको ध्यान रखिएगा, शीश से लिखिएगा, क्योंकि इसको पेंसिल से, शीश पेंसिल से इसको बाद में अपन मिटा भी देंगे, क्योंकि ये ट्रिक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप कैसे करें। इसके बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे, चूंकि हमारे सवाल में 2 प्रकार के ही तो चर थे, x और y, 2 चर वाला समीकरण पढ़ रहे हैं, और एक बराबर की इस पार वाला पद था जिसको अपन अचर पद कहते हैं। तो हमको 3 मान लिखना पड़ेंगे, एक x, एक y और एक अपन 1 लिख देंगे, ऋण 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिख दिए y, थोड़ी डिस्टेंस बना करके, और यहाँ लिख दिया अपन ने ऋण 1। अब ऋण 1 क्यों लिखे हैं आपको अभी बता देंगे, क्योंकि अपन ने ऐसे समीकरण से तुलना की थी, ऐसे वाले रूप से तुलना की थी, तो यहाँ ऋण 1 लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समीकरण से तुलना करेंगे ऐसे वाले रूप में, तो यहाँ ऋण 1 नहीं लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एक चीज पकड़ करके चलिए, एक मेथड को पकड़ करके चलिए, जिससे आप निपुण हो जाएंगे, तो आगे धीरे धीरे वैसे ही सीख जाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं कैसे। अपन ने लिख लिया x, y और ऋण 1, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब 1 नंबर आपने किसको दिया है, ये वाले मान को, तो यहाँ पर 1 नंबर वाली गिनती यहाँ लिख देंगे, फिर इसके बीचों बीच यहाँ 2 नंबर वाली गिनती, 2 नंबर वाला कॉलम लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 3 नंबर वाला लिख देंगे, फिर यहाँ 4 नंबर वाला कॉलम लिख देंगे, ठीक है ना। देखें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इनको मिटा देंगे, तो आपको समझाने के लिए बताएं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे लिख रहे हैं। तो 1 नंबर वाला कॉलम ये है, तो यहाँ पर लिख दिए 5, और फिर उसी के ठीक नीचे लिखिएगा 2, ठीक है ना। आप दूसरे नंबर पे किसकी बात आती है, ये, तो यहाँ पर लिख दिए 9 और यहाँ लिख दिए 4। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है इसकी, तो यहाँ लिख दिए 8 और यहाँ लिख दिए 3, ठीक है ना।
अब चौथे नंबर की बात, तो 1 2 3 तो होगा, चौथे नंबर इसी को दिया अपन ने, तो यहाँ लिख देंगे, है ना, कितना 5 और 2, ठीक है ना। तो अपन ने ऐसा लिख लिया। अब इसके आगे कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये सूचित करता है का चिन्ह लगाए, लिखे x बटे, अब बटे लगा देंगे, है ना, अभी बटे नहीं लगा था, ध्यान रखिए। अब ऊपर वाली संख्याओं का नीचे गुणा करेंगे, यानी ये 5 का गुणा इस 4 में करेंगे, तो 5 गुणे 4 यानी हो गया 5 चौके 20। फिर जब रिवर्स गुणा करेंगे, यानी नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में गुणा करेंगे, तो पहले ही आपको ऋण लगा लेना है, पहले ही ऋण लगा लेना है, जिससे गलती ना हो, ठीक है। तो पहले ऋण लगा लिए। ध्यान रखिएगा, नीचे की संख्या का जब ऊपर गुणा करेंगे तो पहले ऋण लगा लेंगे। फिर क्योंकि उल्टा गुणा हो रहा है एक प्रकार से, है ना, तो अब यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा 9, तो 2 का गुणा 9 में किए तो हो गया 18, ठीक है ना विद्यार्थी, इस टाइप से। आप ध्यान रखिएगा, अगर माना कि हम समझा दें, क्योंकि आपको एक सवाल नहीं समझा रहे हैं, एक प्रकार से आपको इस विधि से बहुत सारे सवाल करना है। अब माना कि अगर यहाँ पर ऋण 9 लिखा होता विद्यार्थियों, तो आपने क्या किया, हमने बताया कि पहले नीचे का गुणा करेंगे तो पहले ही ऋण लगा लेंगे अपन ये, ठीक है। अब जब इसका गुणा करते तो 2 का गुणा 9 में करते तो 18 तो आता, लेकिन फिर यहाँ पर क्या आता, -18 होता ना, इसके कारण। तो ऐसी स्थिति में माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता, प्लस, तो प्लस लगाते अगली स्टेप पे। तो ये ध्यान रखिएगा, यद्यपि अपने पास ऐसी कोई बात नहीं है इस सवाल में पर्टिकुलर, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आ गया 5 चौके 20 ये आया। रिवर्स गुणा करेंगे तो लगाएंगे माइनस, फिर 2 गुणे 9 यानी 18, है ना, ये आ गया। तो इतना आपको समझ में आया। फिर बीच में लगाएंगे अपन बराबर का चिन्ह, ठीक है ना विद्यार्थियों। फिर अब लिखें y, समझ में आ रहा है y। अब देखें इसका गुणा काय में करेंगे, इसमें, तो 9 गुणे 3 यानी कितना हो गया, 9 तिया 27। फिर रिवर्स गुणा करना है। अब तो पहले ही आपने लगा लिया, रिवर्स गैर लगाया यानी ऋण चिन्ह लगाया, है ना, तो ऋण चिन्ह लगा लिए। तो यहाँ पर 4 का गुणा काय में करेंगे, 8 में, तो कितना हो जाएगा 32, है ना, 4 8 32। अब बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऋण 1, तो ये लिखेंगे ऋण 1। अब देखें 8 का गुणा 2 में किए तो 8 दूनी 16। फिर रिवर्स कर रहे हैं तो माइनस लगा लीजिए पहले। फिर 3 गुणित 5 यानी हो गया 15। अब विद्यार्थी यहाँ पर सूत्र लग गया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, यही तो ट्रिक हुई है ना। अब देखें कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ देखते हैं x बटे, अब यहाँ 20 में से 18 गए तो कितना बचा, 2, ठीक है, ये हो गया, ये इतने का हल हो गया। अब यहाँ y बटे, अब यहाँ घटाना पड़ेगा, 27 में 32 घटाना पड़ेगा, तो कुछ सोच, 27 में 32 कैसे घटेगा, घट जाएगा, आपने पढ़ लिया है पहले, है ना, प्लस माइनस की संख्या क्या होती, घट जाती है, लेकिन चिन्ह काय कहा जाता है, बड़ी संख्या का। तो अब 32 में 27 को घटा दीजिए, है ना, तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन काय का चिन्ह आएगा, माइनस का, है ना, माइनस का चिन्ह आएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, ये माइनस की है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये -1 ये लिखा अपन ने बटे, अब ये 16 में से 15 गए तो 1 आ गया। तो विद्यार्थियों ये लाइन हल हो गई। अब अपन देखते हैं, यहाँ लिखेंगे x के लिए, यानी अपन को 2 मान निकालना है ना, 2 चर के, एक x का एक y का, तो x के लिए, तो x के लिए आप x वाला मान लें और ये वाला मान लेना पड़ेगा, है ना, यानी इन दोनों को पास पास लिखिए, इन दोनों को पास पास। कैसे लिखेंगे, x बटे 2 बराबर ये ऋण 1 बटे 1, है ना, तो इन दोनों को पास पास लिखें। ये अपन मिटा देंगे, इनको नहीं लिखना, है ना, ये इस टाइप से ये। और अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उतना ही आता है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2। तो विद्यार्थी ये तो मान आ गया x का। अब y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे y के लिए, है ना, y के मान के लिए, y के लिए। तो अब y के मान के लिए y वाला पद को इसके अचर पद के साथ लिखें, यहाँ पर बराबर करके। कैसे लिखेंगे, y बटे ऋण 5 बराबर ऋण 1 बटे 1। अब यहाँ भी तिर्यक गुणा कीजिएगा, तो 1 का गुणा y में किए तो y ही आएगा। अब यहाँ देखें, ऋण 5 का गुणा ऋण 1 में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, प्लस, यानी चिन्ह अब नहीं लगाना पड़ेगा, तो 5 एकम
5। तो ये y का मान आ गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसके बाद स्पेस नहीं है, नीचे लिखना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आंसर क्या निकल आया। आंसर निकला x बराबर कितना निकला, -2 और y बराबर कितना निकल आया, 5। तो ये आंसर हुआ विद्यार्थियों। आप समीकरण का जो आंसर निकला यानी हल निकला, इसकी जांच भी कर लें। पिछले वीडियो में बता दिए थे क्या है कि जहाँ जहाँ x आया वहाँ x का मान रख दीजिए और जहाँ y आया है तो y का मान रख दीजिए। फिर दोनों पक्ष बराबर आते हैं दोनों समीकरणों में, तो समीकरण का ये वाला जो हल निकला वो सत्य होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने जो सी से लिखे थे ना, इनको लिखे ना रहने दीजिएगा, नहीं तो आपकी ट्रिक, आपका जादू पता चल जाएगा। मिटा दें, छिपा दें इसको, है ना। तो इसको अब सी से जो लिखे थे ना उसको मिटा दीजिएगा, ऐसे करके ये मिटा दिए। तो विद्यार्थियों इसमें आपने सूत्र तो लगाया लेकिन किसी को पता नहीं चला, आप तक को तो पता नहीं चला कि सूत्र कहाँ लगा। अब सूत्र इसकी लगाने की, रटने की जरूरत भी नहीं होगी। विद्यार्थियों है ना कितनी अच्छी विधि, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा और एक प्रकार से सवाल को बहुत आसानी से आपने हल कर लिया। अब देखते हैं आगे सवाल आगे के, और इसी प्रकार के और भी सवाल जो होंगे ना वो आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे किसी सवाल में सिर्फ इतना पूछा है कि बताइए कि किस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, या ऐसा पूछा कि बताइए कि समीकरण युग्म में किन किन समीकरण युग्मों की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो आपको कहाँ तक करना है, सिर्फ तुलना करके टेस्ट तक लगाना है। ठीक है। लेकिन अगर ये लिख दे कि अगर हल है तो इसको ज्ञात भी कीजिए, तो आपको पूरा इतना सवाल करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों गागर में सागर भर गया एक प्रकार से, है ना। अब आगे के सवाल देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, हम यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा और फिर बिना देखे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। गणित सीखने का विषय है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ के मतलब ये के, यहाँ वाला के की बात हो रही है ना, और ये के तो शब्दों में जो लिखा है सवाल की बात। तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यानी जो समीकरण निकाय ये बना हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो अनेक हल कब होते हैं आपने समझ लिया पिछले वीडियो में, इसलिए तो बताए थे। पिछला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अनेक हल कब होते हैं, आपको याद आ गया होगा कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, यानी ये जब तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो विद्यार्थी सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन समीकरण जो समीकरण जो दिए गए हैं ना, इनकी अपन को क्या करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, है ना। मानक रूप से तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ देखें कि बराबर के इस पार 0 है ना, यहीं पर है ये तीनों पद, 1 2 तीनों पद यहीं पर है, 1 2 तीनों पद बराबर के इसी पार है। तो हम इस रूप से तुलना करें तो ज्यादा आसान जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ऐसे। और अगर यहाँ पर 2 पद होते, इतना होता और k यहाँ पर होता इस साइड पे, तो अपन इस रूप में तुलना कर लेते, a1x प्लस b1y बराबर c1, इससे तुलना कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म या निकाय की बात है ना, समीकरण युग्म क्या दिया है यहाँ पर, ये पूरा लिख दीजिए आप। कितना, kx प्लस 3y ऋण कोष्टक के अंदर k माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 12x प्लस ky ऋण k बराबर 0, ये लिख दिए। अब इसकी तुलना करें, कि तुलना किनसे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इसके नीचे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो इससे अपन ने तुलना करेंगे। तो तुलना करें तो मान निकालें, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर देखें ये पहले समीकरण की इससे तुलना, दूसरे समीकरण की इससे तुलना, तो a1 बराबर k, ठीक है, ये k अल्पविराम लगाइए, फिर लिखिए b1 बराबर कितना, b1 बराबर 3, ठीक है, फिर अल्पविराम लगा करके c1 बराबर चिन्ह से लगाए ऋण
के ऋण 3 कोष्टक में, ठीक है। फिर दूसरे समीकरण की इसकी इससे तुलना करेंगे तो लिखेंगे A2 बराबर कितना, A2 बराबर कितना 12, फिर B2 बराबर कितना K, B2 बराबर K, फिर C2 बराबर कितना है, देखिए C2 बराबर K नहीं माइनस K, चिन्ह सहित है ना ये तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस K, तो C2 बराबर निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी सवाल खुद पूछ रहा कि कब अपरिमित रूप से अनेक अनंततः अनेक हल होंगे, तो हमको ये कंडीशन डायरेक्ट लगानी पड़ेगी, है ना। कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, सवाल की भाषा ही लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि, कब अनेक हल होंगे, कंडीशन लगा दीजिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, है ना। ये जब तीनों बराबर हो, ठीक है, तब क्या होंगे, अनेक हल होंगे अनंततः। अब यहाँ पर मान भरेंगे तो A1 का मान कितना है K, ये भर दीजिए K, फिर A2 का मान कितना है 12, ये लिख दीजिए 12, फिर ये बराबर का चिन्ह, ये वाला बराबर का चिन्ह, B1 का मान 3 बटे B2 का मान कितना K, फिर बराबर C1 का मान ये पूरा ये, ठीक है, माइनस फिर कोष्टक में K माइनस 3, फिर बटे में ये माइनस का K। तो विद्यार्थी ये अपन ने मान भर लिया, इतना तो बहुत आसान है ना, इतना आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के आगे तो अपन को हल करना है। आगे आप करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे इसको। पहले तो ये देखिए ऋण और ऋण ऊपर नीचे है तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो स्टेप ऐसी बन जाएगी K बटे 12 बराबर 3 बटे K। अब ये कट जाएगा तो ऊपर यहाँ K माइनस 3 बटे K इतना भर बचेगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल करके यहाँ से छोड़ दीजिए। अब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि ये वाला पद बराबर है इसके और ये वाला पद बराबर है इसके, है ना, और ये वाला पद बराबर है इसके, इस प्रकार से संबंध दिया जा रहा है ना। तो अपन कैसे करें कि यहाँ पर ये शर्त पूरी संतुष्ट हो जाए, तो पहले हम क्या करें कि इतना ले लें, पहले 2 पद ले लें, इन दोनों को ले लें, इतना है ना, ये ले लें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे सर्वप्रथम, ये जो पहले जो पद हैं इनको लिख देंगे सर्वप्रथम K बटे 12 बराबर 3 बटे K लेने पर, इतना अपन ने लिख दिया। तो इसको ले लें, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, त्रियक गुणा करें, K का K में गुणा करें तो हो गया K², ठीक है, इसका गुणा इसमें करें K का गुणा K में तो हो गया K², ठीक है, ये गुणा कर लिए। अब यहाँ देखें ये बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, लगा दिए। अब 12 का गुणा 3 में होगा, इसका गुणा तो 12 3 36, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 से फिर अभी आपने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लें यहाँ पर, है ना। तो लिखते हैं आप पुनः कौन सा समीकरण लिए ले रहे हैं, पुनः समीकरण 1 से कितना लिए ले रहे हैं, ये दोनों पद को, यानी 3 बटे K बराबर K माइनस 3 बटे K, इतना लेंगे। अब विद्यार्थी यहाँ पर K का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3K, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब इस K का गुणा किस में होगा, देखिए ये वाला जो K है इसका गुणा काय में होगा, K ऋण 3, ये दोनों पद में होगा, ये इसका गुणा इस दोनों में होगा। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले K का गुणा K में कीजिए तो आ गया K², फिर इसमें कर लिए, फिर सेकेंड पद में करेंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो आएगा पहले ना, क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ आ गया माइनस, फिर K का गुणा 3 में करे तो हो गया 3K, ठीक है विद्यार्थी, इतना समझ में आ गया। अब एक कार्य करते हैं कि ये 3K जो माइनस का है इस साइड ले आते हैं, तो माइनस का यहाँ आकर के काय का हो जाएगा प्लस का, तो 3K तो ये पहले से था और ये 3K यहाँ आ गया तो 3K ऐसा हो गया, 3K और 3K तो हो जाएगा 6K, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस लाइन पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कितना 6K। आपको समझ में आ गया।
इसका पक्षांतर यहाँ करें तो इसमें आकर के प्लस का होने के कारण इस प्रकार से जुड़ गया, हो जाएगा ना प्लस का यहाँ पर आकर के तो ये 6k हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ, k² बचा हुआ है। आप इसको यहीं लिखे रहने दीजिए। अब देखें आपको समीकरण, आपने समीकरण 2 तो बना लिया था, ये बन गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 दोनों को देखिए तो यहाँ k² बराबर 36 कहा जा रहा है और यहाँ k² बराबर 6k कहा जा रहा है। तो k² को ये भी बता रहा है, k² को ये भी बता रहा है, तो ये दोनों एक प्रकार से बराबर होंगे ना मान। और समीकरण 2 और 3 दोनों से संतुष्ट करा करके निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं कि 6k बराबर कितना, k² का मान कितना है यहाँ पर 36। तो यहाँ k² का एक प्रकार से आपने मान रख दिया, k² बराबर 36। तो अब यहाँ k बराबर कितना होगा विद्यार्थी, गुणा में है तो पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 36/6। तो 6 36 यानी k बराबर निकल आया 6। तो ये आंसर होगा। इसको आप शब्दों में और स्पष्ट कर सकते हैं कि अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे। यहाँ लिख देंगे कि k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो विद्यार्थियों ये k बराबर 6 आपके इस प्रश्न का हल हुआ। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं, बड़ा सरल है सवाल। 2x + 3y = 11 एवं 2x ऋण 4y = ऋण 24 को हल कीजिए। यहाँ तक तो सरल है, यानी हल कीजिए, यानी आप प्रतिस्थापन से कर लें या विलोपन से कर लें या बीजगुणन विधि से कर लें, किसी से विधि से हल करें, हल कीजिए कहा है। फिर यहाँ पर लिखा है आगे, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यहीं पर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से करते तो जाए, पहली सीढ़ी तो चढ़े, है ना। तो देखते हैं, पहले हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ पर लिखे अपन ने हल, यहाँ लिखे अपन ने हल, विलोपन विधि से हल करे ले रहे हैं, बड़ी सरल विधि है। पहला समीकरण 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण हो गया। और फिर दूसरा समीकरण देखते हैं, 2x ऋण 4y = ऋण का 24। ये जो पहला समीकरण है और ये जो दूसरा समीकरण है, इनको हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करे लेते हैं। कैसे हल करेंगे देखते हैं अच्छे ध्यान से। तो x का गुणांक 2 यहाँ भी है और x का गुणांक 2 यहाँ भी है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों में x के गुणांक बराबर हैं। तो जब गुणांक इसके बराबर है तो अपन चिन्ह देखें तो समान चिन्ह है दोनों के, तो समान चिन्ह है तो घटाने का निर्देश देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे अपन, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यानी आपका एक काम बच गया, गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का गुणांक बराबर था। तो ये 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण लिखे। फिर लिखेंगे 2x ऋण 4y = ऋण का 24, ठीक है। ये दूसरा समीकरण घटाने का निर्देश दिया है, तो कोष्टक लगाएं आप यहाँ पर और बाहर लिखें ऋण का चिन्ह। अब जब ऋण का चिन्ह लिखेंगे तो ऋण का चिन्ह यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, है ना, चिन्ह बदल जाएंगे और ये भी हो जाएगा प्लस का। तब क्या हो जाएगा, 2x में 2x पूरा घट गया, कट गया समझ लीजिए। अब 3y यहाँ पर क्या है, प्लस का, और 4y माइनस का नहीं है, अब हो गया प्लस का, तो जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 हो जाएगा 7y, है ना, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ देखें कैसा हो जाएगा, ये देखें यहाँ पर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे ना एक प्रकार से, क्योंकि ऊपर 11 भी प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, तो जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 और 1 5 और 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, है ना, 35 आ जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों। तो अब यहाँ से y का मान कैसे निकाल लेंगे, 7 बटे में हो जाएगा, तो y = 35/7, तो 7 से कट जाएगा,
यानी कितना हो जाएगा y बराबर 7 पना 35, यानी y का मान आ गया कितना 5। ठीक है, अब y का ये जो मान आ गया ये आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो x का आ जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, आसानी जाएगी। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। विद्यार्थी कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 ये कौन सा है? ये 2x प्लस 3 y की जगह पर कितना 5 बराबर 11। अब इसको हल कर दें, हो जाएगा 2x 5 या 15 बराबर 11। ठीक है, आप पक्षांतर कर देंगे तो 2x 15 इस साइड संख्या इस साइड ले जाएंगे। अज्ञात पद यहाँ रखते हैं, है ना, अज्ञात पद बाएं हाथ साइड और ज्ञात पद या संख्यात्मक पद यहाँ रखते हैं। पक्षांतर करते समय ये प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 2x यहाँ पर और 11 तो अपनी जगह पर था, 15 इस साइड गया तो ये ऋण का हो गया। तो कितना हो जाएगा कि 2x बराबर ये प्लस ये माइनस घट जाएगा। तो यहाँ आप कहेंगे 11 में 15 कैसे घटाएं? तो 15 में 11 को घटा लीजिए तो बचा कितना 4, लेकिन चिन्ह काय का आएगा? बड़ी संख्या का, तो इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 4। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर ऋण 4/2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी x बराबर कितना आ गया ऋण का 2। तो ये x का मान आया और यहाँ पर ये y का मान आया। अब इसके आगे हल करना है, मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ, स्पेस नीचे नहीं है तो यहाँ पर आप इसके नीचे हल कीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ था कि हल कीजिए, तो यहाँ तक तो आ गया। तो यहाँ पर एक आंसर निकल आएगा कि x बराबर कितना निकला ऋण 2 एवं y बराबर कितना निकला 5। तो एक प्रकार से एक आंसर ये हुआ, तो आप यहाँ भी आंसर लिख दें। अब यहाँ से सवाल शुरू करते कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस टाइप से हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसको कैसे हल करें देखें, यहाँ पर लिखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्योंकि अपन प्रश्न से ले रहे हैं इस लाइन को। प्रश्नानुसार y बराबर mx प्लस 3। अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए विद्यार्थियों, ये y की जगह पर लिख दें ये, और ये लिख देंगे x की जगह पर। ठीक है, ये y की जगह पर और ये x की जगह पर। तो y यहाँ लिखा हो तो y की जगह पर 5 लिख दिया अपन ने, ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। फिर m, तो m का मान नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है, m लिखे रहने दें। फिर x का मान कितना है ऋण 2, यहाँ लिख दीजिए ऋण 2। फिर धन लगाए, ये 3 लिखा हुआ, इसको थोड़ी आप हल कर दीजिए। 5 अपनी जगह पर है, ये गुणा हो जाएगा तो सिंपली 2m ही रहेगा, लेकिन ये चिन्ह माइनस का रहेगा इसके कारण, है ना, प्लस 3। अब अचर पद मतलब अज्ञात पद बाएं हाथ साइड और संख्यात्मक पद यहाँ पर दाएं हाथ साइड पक्षांतर कर दें। तो ये कैसा होगा, इसका पक्षांतर यहाँ होगा तो ये माइनस का है, तो इस साइड आकर के प्लस का हो गया। ठीक है, अब बराबर किस पर 3 तो था, ये 5 ले जाएंगे इस साइड तो 5 प्लस से यहाँ पर जा करके हो गया माइनस का। आगे हल करें, 2m बराबर 3 में से 5 गया तो कितना बचा ऋण 2 बचेगा, आप तो जान गए। तो यहाँ पर m बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2/2, तो 2 एकम 2 यानी m बराबर आ गया ऋण 1। तो विद्यार्थी दूसरा आंसर ये हो गया। तो विद्यार्थियों है ना कितना सरल ये सवाल, आप इसे पूरा नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार से मिलते जुलते और भी सवाल आया करते हैं परीक्षा में। आज अपन ने जितने भी सवाल पढ़े वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो विद्यार्थी ध्यान से पढ़िएगा और समझ करके लिखिएगा, है ना। तो कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत रुचिकर लगी होगी। इसी प्रकार से और भी अच्छे वीडियो क्रमशः निरंतर पाने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यू आप क्या करें कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जानकारी है ना अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनका भी भला हो, वो भी पढ़ सकें, साथ साथ पढ़ेंगे साथ साथ बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, खासतौर पे इबारती प्रश्न जिसमें अपन को समीकरण दिया नहीं रहता, समीकरण बनाना होता है, ऐसे सवालों को तो आप
अवश्य देखिएगा आगे की वीडियो भी। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।